दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा छत्तीसगढ़ एलआरसी का 5वां लेक्चर है और हम 168 तक कवर पूरा कर चुके। तो आज हम 168 कवर करने वाले हैं जो पट्टे के बारे में बात करता है। 167 हमने कल देखा था, विनियम के बारे में बात करता है जो कि भूमि का होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट समझ में आता है खातों की चकबंदी के लिए और खरीदे की सुविधा के लिए, ये क्या होता है आपस में क्या होता है पारस्परिक एक एग्रीमेंट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप चार्ट पैटर्न से या कुछ भी तरीके से बार बार रिवीजन करोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप एक दिन में पूरा भी कर सकते हो, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब पट्टे पे बात करते हैं सीधा सीधा। पट्टा क्या होता है? पट्टा होता है किसी भी उपभोग का ट्रांसफर होता है। कैसा कि भैया मेरे पास कोई भूमि थी, मैंने आपको यूज करने के लिए अब दे दी 3 साल के लिए, ठीक है, और 1 वर्ष से काल अवधि के लिए पट्टा नहीं दिया जाएगा। ये वाली बात उसमें लिखी है। 3 साल की क्रमवती टाइम पीरियड में 1 वर्ष के पट्टा दिया जाएगा। उससे अधिक अगर आप देते हो तो फिर आपको उल्लंघन पे 25,000 रुपये आपका मिलेगा, जो कि एसडीओ लगाता है। ये अब इसके अंतर हमें पढ़ना है। पहली चीज़ हम अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन पे, किसकी बात करें? एक्सप्लेनेशन पे, जो कि सीधा बोलता है कि भैया अगर उपभोग कर रहे हो किसी भी भूमि का, ठीक है, और ट्रांसफ़र के माध्यम से, जैसे कि बोला जाता है भूमि का उपभोग करने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार ही क्या कहलाएगा? इसमें पट्टा बोला है कि उपभोग करने का अधिकार पट्टा है, लेकिन उपभोग का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है भैया? अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या कहलाएगा? पट्टा कहलाएगा। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं कि भैया 3 वर्ष की क्रमवर्ती कालावधि में, 3 वर्ष की क्रमवर्ती अगर कालावधि के लिए अगर कोई पट्टा है तो वो 1 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा, 1 वर्ष से एक्सीड नहीं होगा, 1 वर्ष से एक्सीड नहीं होगा। और अगर 1 वर्ष से एक्सीड कर देते हो तो आ जाइए 168 का 6 पॉइंट बोला है कि अगर उल्लंघन करते हो, जो कि ये पॉइंट जो था ना, जो आपका 169 में था पहले, लेकिन 168 के 6 में जोड़ा, अगर उल्लंघन कर देते हो तो एसडीओ कितना चार्ज लगाएगी आप पे? शास्ती लगाएगी 25,000 रुपये। कितना लगाएगी भैया? 25,000 रुपये शास्ती लगाएगी अगर पट्टे का, अगर टर्म एंड कंडीशन का आपने क्या किया? उल्लंघन किया। इसका जो एक एक्सेप्शन निकलता है कि नॉट लिमिटेशन एप्लीकेबल, नॉट लिमिटेशन एप्लीकेबल। किन मामलों में लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है? जैसे कि विधवा वगैरह में, जैसे कि उसमें एक पूरी सबसेक्शन 2 में लिस्ट बनी है, इतना तो आप नहीं रख पाओगे। विधवा याद रख लो, अवयस्क रख लो और धार्मिक संस्था रख लो। विधवा, अवयस्क और धार्मिक संस्थान, बस ये इतने सेक्शन में इतनी चीज़ें आप याद रख लो, इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ डेथ, अकेला वो और याद रख लो कि इन द केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की दशा में क्या होगा? आपका जो 1 वर्ष का पट्टा है वो 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा, इसके बाद का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो 1 वर्ष तक रहेगा प्रवृत्त, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, ठीक है, 169 आपका रिपील्ड है, ध्यान देने योग्य वाली बात है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आ जाते हैं अपन सीधा सीधा 170। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा क्या है स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपका, और यहाँ पे थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। ABCD आपका बहुत अच्छे से दिया है। आज हम 200 तक पूरा कवर करेंगे। 200 के बाद शायद से 200 में आपको, फिर 200 के बाद से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि कंसोलिडेट प्रोसीडिंग आ जाती है आपकी, वो आ जाती है, एक चकबंदी कार्रवाई आती है, कंसोलिडेशन ऑफिसर वाला आ जाता है आपका पूरा मामला। तो 205 से लेकर 211 वो चलता है, बाकी तो सब ठीक ही है, ठीक है। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए 170 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 170 की आपको हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। तो 170 क्या बात करता है? 170 ST के लिए है क्या? कुछ ऐसे ही है ना। तो देखो उसमें लिखा है 170 धारा 165 के उल्लंघन में किए गए अंतरण का परिवर्तन करती है। तो मतलब इसके अंदर जो हमने 165 पढ़ा था, और 165 किसके बारे में बात करता है? आदिम जनजाति, आदिम जनजाति मतलब ST क्षेत्र के बारे में वो क्या करता है? आपका बात करता है। तो ये बस इसी के उल्लंघन में अधिवर्जन के बारे में ये क्या करता है? बात करता है कि 165 के उल्लंघन में किए गए अंतरण का परिवर्जन, अंतरण का क्या पढ़ना है? परिवर्जन पढ़ना है। कब? जब इसका उल्लंघन होता है। किसका उल्लंघन? 165 का उल्लंघन। तो अंतरण का परिवर्जन क्या पढ़ना है? अंतरण का परिवर्जन भैया। अब देखो मजा, ऐसा नहीं मजा, अच्छा वाला मजा। क्या बोला है? देखो 170 अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा 170 का A और 170 का B, जो कि ST सदस्य के बारे में क्या करता है? वो बात करता है। देखिए क्या है
आप सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं 170A। देखो पूरा पूरा तो देखना नहीं है, जो मेन निकलेगा वही अपन को कवर करना है ना। चलिए, तो हमारा 170A क्या बात करता है? 170A अंतरण को अपास्त के बारे में बात करता है कि जो आपने ट्रांसफर का परिवर्जन ही कर रहा ना, तो इसको अंतरण को अपास्त करने के बारे में बात करता है कि उल्लंघन किया है ना, तो अंतरण को हम क्या करेंगे? अपास्त करेंगे। पहली चीज 170A पहली चीज बोल रहा है। दूसरा 170B देखो, 170B आपका है आदिम जनजाति के सदस्य में ऐसी भूमि जो कपट द्वारा अंतरित की गई है, परिवर्तन। क्या लिखा है? प्रतिवर्धन। मतलब इसमें कपट के बारे में बात की है, अगर कपट के द्वारा कोई ट्रांसफर है तो उसका परिवर्तन। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका समझ रहा है, तो ये ही तो है आपका कि अब अपन को देखना है क्या देख रहा है। 170A क्या बोल रहा है? अंतरण का अपास्त के बारे में बात कर रहा है। और अंतरण के अपास्त में देखो कितनी चीजें हमें देखनी है। पहली चीज, आपकी एसटी की भूमि रहनी चाहिए। क्या है वो? एसटी क्षेत्र की क्या है? भूमि है। अब उस पर आवेदन किसको लगाएंगे? एसडीओ को। या तो आप क्या करोगे? आवेदन लगाओगे, या तो स्वप्रेरणा से एसडीओ क्या करेगा? या तो स्वप्रेरणा से ऑन मेरिट आवेदन पे, या तो स्वप्रेरणा से क्या करेगा? सद्भाविक जांच बिठाएगा। किसकी? सद्भाविक जांच। सद्भाविक जांच का उपबंध है इसमें, आवेदन या स्वप्रेरणा पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है? आगे बढ़ के देखिए, अपास्त करेंगे, सद्भाविक अंतरण नहीं, भूमि प्रत्यावर्तित रहेगी। अपास्त क्या करना है? अपास्त का ऑर्डर आएगा सबसे पहले कब? जब जांच हो जाती है। और सद्भाविक जांच में क्या लिखा है कि सद्भाविक अंतरण नहीं हुआ है, कपट वपट हुआ है, सद्भाविक अंतरण नहीं हुआ है। सद्भाविक अंतरण नहीं हुआ है तो ये अंतरण को क्या कर देगा? अपास्त कर देगा, और भूमि को प्रत्यावर्तित करी जाएगी। भूमि मतलब वापस हो जाएगी, प्रत्यावर्तित मतलब वापस। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और कीमत को तय कौन करता है? जैसे कि इसकी भूमि की जो कीमत है, कीमत पर देय होगी, जो कि लिखा है उसमें वर्ड। तो कीमत को तय करने वाला कौन होता है आपका? एक तो कीमत तय करता है एसडीओ। कौन कर रहा है? एसडीओ। कीमत तय कौन करता है? एसडीओ करता है। ठीक है, और अंतरण के समय की कीमत का संदाय कितने? जो अंतरण के समय है कीमत के बारे में तय तो पहले कौन करेगा? एसडीओ करेगा। और अंतरण के समय, अंतरण के समय कीमत का संदाय कितने महीने के भीतर करना है? यही इंपॉर्टेंट है भैया। 6 माह। देखो जरा लिखा है क्या? 6 माह के भीतर अंतरिति का आदेश है भैया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये वाली चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो कितनी चीज निकली? अंतरण का अपास्त, एक तो एसटी क्षेत्रों की भूमि को अगर अंतरण कर दिया है तो उसको अपास्त कराने का ऑर्डर एसडीओ देगा, या तो आवेदन करोगे तब, या तो स्वप्रेरणा से सद्भाविक जांच बैठेगी। और सद्भाविक जांच में पता चलता है कि भैया अंतरण सद्भाविक नहीं है, अंतरण सद्भाविक नहीं है, तो भूमि को क्या कर देगा? प्रत्यावर्तित कर देगा। और कीमत को तय कौन करेगा? एसडीओ करेगा। और अंतरण के समय की जो कीमत का संदाय करना पड़ेगा वो कितने महीने के भीतर करना पड़ेगा भैया? संदाय कब? वो जो कृषि प्रयोजन से भिन्न है, कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, भिन्न प्रयोजन के लिए ली कृषि प्रयोजन के लिए, लेकिन उससे भिन्न प्रयोजन के लिए आप उसका क्या करने लगे? यूज करने। तो 6 माह के भीतर भैया आदेश आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संदाय करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आ जाइए अब 170B पे। किस पे? 170B पे। देखो ये वाली चीज याद रखना, 6 माह यहाँ पे याद रखना। कीमत का संदाय कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कीमत को एसडीओ तय करेगा। अपास्त सद्भाविक अंतरण नहीं था, इसलिए भूमि को क्या करेगा? वो विवर्तित प्रत्यावर्तित कर देगा। और उसके बाद एसडीओ स्वप्रेरणा से, एसडीओ अथॉरिटी याद रखना। और अंतरण को अपास्त कराने का ऑर्डर किसका होता है? एसडीओ का होता है। और अंतरण का अपास्त कराने की कीमत तय कौन होता है? 6 महीने के भीतर भीतर होती है, वो भी जब जब कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि यूज करी जा रही है। क्लियर हो गया हो इतना? तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपको करना तो चाहिए यार। ठीक है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल बोर्ड अकेला नहीं है ना, बाकी तो सब ठीक है, वो भी आएगा आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो। 170B, 170B क्या बोल रहा है? 170B ये बोल रहा है कि कतिपय अंतरणों का
जो कपट द्वारा किए गए हैं उनको प्रतिवर्तन, उनका प्रतिवर्तन मतलब एसटी की भूमिका कपटपूर्ण अंतरण, सीधा बोलो कपटपूर्ण अंतरण अगर बोला जाए, वो अपास्त अंतरण था, कपटपूर्ण अंतरण, कपटपूर्ण अंतरण। कपटपूर्ण अंतरण, देखो आप कपटपूर्ण अंतरण के बारे में क्या बोला। देखो कपटपूर्ण अंतरण, सबसे पहले तो आवेदन कहाँ लगेगा, अगर कोई अंतरण कपटपूर्ण हुआ है तो आवेदन, तो वही बात है कि आवेदन भैया किसको लगाना है, एसडीओ साहब। किसके यहाँ लगेगा, एसडीओ के यहाँ। कितने वर्ष के भीतर लगाना है भैया, 2 वर्ष के भीतर, याद रख लो, बहुत शानदार। कपट हो गया है तो कपट आप आवेदन लगाओ एसडीओ को, और 2 वर्ष के भीतर लगाओ, 2 वर्ष से ज्यादा नहीं। क्लियर बात, ठीक है। किससे, अब जैसे ही आपने आवेदन लगाया तो अंतरित से अपेक्षा की जाएगी, क्या अपेक्षा की जाएगी कि अंतरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी दे, किसको दे, एसडीओ को। तो आपसे अंतरित से अपेक्षा हो रही है कि वो अंतरिक्षी से अपेक्षा हो रही है, क्या अपेक्षा हो रही है कि भाई अंतरण के संबंध में, अंतरण संबंधी समस्त जानकारी दे, अंतरण संबंधी समस्त जानकारी दे। पहली चीज आपको ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। आ जाइए आगे, चलो ये वाली बात याद रखनी है। अंतरण कपट पूर्वक है अगर, तो भूमि क्या कर दी जाएगी, फिर प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर प्रत्यावर्तित कर रहे हैं, किसको करी जाएगी, एसटी सदस्य को। और अगर एसटी, अगर जिस ओनर था उसकी डेथ हो गई तो उसके एलआर को जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आपका अंतरण जो कपट पूर्व हुआ है वो कैसा होगा, शून्य होगा। कपटपूर्ण अंतरण तो वैसे ही क्या होगा, प्रतिकृतया शून्य है ना, एक तरीके का, उसकी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, पहली चीज, ठीक है। अब भूमि वापस किसको होगी, वही एलआरएसटी की या उसको, ठीक है। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई थी, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखने वाली बात है कि ग्राम सभा द्वारा अगर प्रवर्तन है, ग्राम सभा द्वारा अगर प्रवर्तन करने में अगर असफल रहे तो एसडीओ निर्देश देगा, क्या करेगा कि 3 माह के भीतर उसका कब्जा प्रत्यावर्तित करा देगा। कितना, 3 माह के भीतर उसका कब्जा क्या कर देगा, प्रत्यावर्तित करा देगा। तो ये वाली चीज यहाँ से थोड़ी सी आप लोग याद रखो, क्या लिखा है, परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि, जैसे कि अगर होता क्या है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी, परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि पर कब्जा प्रत्यावर्तित करने में क्या रहती है, असफल रहती है, तो उपखंड अधिकारी की ओर से निर्दिष्ट करेगी और भूमि का कब्जा निर्दिष्ट प्राप्त की गई तारीख से 3 माह के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। सीधी सीधी बात। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ग्राम सभा वाली बात, और ये प्रोवाइजो में है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा क्या करेगी, भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित कराएगी। प्रत्यावर्तित क्या करेगी, कराएगी। और भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित है, कराएगी, और उसमें क्या रही, असफल रही, तो फिर भैया एसडीओ निर्दिष्ट देगा और 3 माह के भीतर कब्जा प्रत्यावर्तित कराएगा, 3 माह के भीतर कराएगा। यहाँ पे आप 3 माह याद रख लो, ठीक है। वहां पे अपन ने 6 माह याद रखा था, यहाँ पे आप 3 माह याद रखो। तो ये आपका 170 का बी है, समझाया नहीं है, सिर्फ आपको बताया है कि आपको इन चीजों पे फोकस करना है। आवेदन लगाना है तो एसडीओ को लगाना है, कितने साल के भीतर, 2 साल के भीतर लगाना है। अंतरित से अपेक्षा की जाएगी कि समस्त जानकारी दे, किसको देना है भैया, एसडीओ साहब को देना है। कपटपूर्व अंतरण का प्रत्यावर्तित एसटी को होगा, एलआर को होगा, और ऐसा जो अंतरण है कपटपूर्व वो शून्य होगा। और ग्राम सभा घूमा क्या करेगी, कब्जा प्रत्यावर्तित कराएगी, अगर असफल रहती है तो एसडीओ निर्दिष्ट देगा कि और 3 माह के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं,
ठीक है, जिस पे आप फोकस नहीं करते। और इसी के साथ जैसे कि अगर मैं आगे बना रहा हूं इसी का, है ना, भूमि वापस एस टी या उसके एल आर को होगी, भूमि किसको वापस होगी, ये तो मैं लिख ही चुका हूं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें ही लिखा है। भूमि पर संरचना और भूमि की कीमत तय, हाँ ये है, वहां पे भी भूमि की कीमत तय कौन कर रहा था, एसडीओ, और यहाँ पे भी कौन कर रहा है भैया, एसडीओ। ठीक है, ये वाली बात यहां से याद रखना। चल आ जाइए 170 का सी। 170 का सी, वन सेवेंटी का सी क्या बोल रहा है, अधिवक्ता का उपसंजात होना मना किया, क्या लीगल प्रैक्टिशनर को बार किया है, और यहां पे अधिवक्ता को भी क्या किया है, बार किया है शायद से, देखिए जरा क्या बोला है। और अगर अधिवक्ता आएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर की परमिशन से आएगा, है ना, तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है थोड़ा सा। आइए बात करते हैं 170 का सी, इसी के साथ रीड विथ 57 टू 57 का ए, ये भी क्या करता है, वर्जन करता है। सबसे पहले तो देखें, तो 170 ए में हमने अपास्त का अंतरण पढ़ा, 170 बी में हमने क्या पढ़ा, कपटपूर्ण अंतरण पढ़ा, और इसमें हमने क्या पढ़ा, वर्जन, के अधिवक्ता का वर्जन है। किसका वर्जन है भैया, इन सब में, इसमें भी और इसमें भी अधिवक्ता का क्या है, वर्जन है, विधि व्यवसायी। ठीक है, और आपका इसमें भी क्या किया है, लीगल प्रैक्टिशनर को क्या किया है, मना किया। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। लेकिन इसका एक अपवाद निकल के आता है, क्या निकल के आता है, अपवाद। और वो अपवाद क्या है, अगर आरओ परमिशन दे दे, रेवेन्यू ऑफिसर की परमिशन से आ सकता है, ठीक है, अनुज्ञा दे दी जाती है, तो फिर भैया जैसे कि खर्चों की सहायता की, जैसे कि दूसरी जनजाति के खर्चों की सहायता की, है ना, इस तरीके से वो आ सकता है। तो ये वाला इसका एक अपवाद समझ में आता है। समझ में आई बात को, ठीक है। चलो आ जाइए अब सीधा 172, और 172 आपका क्या करता है, भूमि का व्यपवर्तन पे बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भैया, भूमि के व्यवर्तन के बारे में बात करता है। देखो क्या लिखा है 172, और इंपॉर्टेंट है, व्यपवर्तन, डाइवर्जेशन, किसके बारे में बात कर रहा है, भूमि के डाइवर्जेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको, भूमि का व्यपवर्तन, भूमि का किसका व्यपवर्तन, भूमि का व्यपवर्तन कहाँ है, 172 में है। देखो 172 में है भूमि का व्यपवर्तन भैया। और अभी रैपिड फास्ट रिवीजन करेंगे, कल से कोशिश करूंगा ये कि डायरेक्ट मेरे हाथ में रहेगी, और अपन पूरा इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, जितना भी इंडेक्स में से कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकलती हैं, अपन उनको याद करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। कल से देखते हैं, अगर समय मिला तो पक्का आधे घंटे 15 मिनट जैसा भी मुझे ठीक लगेगा, और उसको अगर आप सुनो गए चाय पीते पीते, खाना खाते खाते, तो भी काम चल जाएगा। ओके, चलिए। तो अब 172 क्या बोल रहा है, भूमि का व्यपवर्तन के बारे में बात करता है। आवेदन, सबसे पहले तो यही देखेंगे ना, व्यपवर्तन के लिए आवेदन। ठीक है, तो भैया आवेदन कौन लगाएगा, भूमि स्वामी। किसके समक्ष लगाएगा, यहां पे एक चीज याद रखना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा है, सक्षम प्राधिकारी, है ना, तो आवेदन कौन लगाता है, भूमि स्वामी लगाता है। किसके समक्ष लगाना है, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी। किसके समक्ष लगाना है भैया, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लगाना है। किसके समक्ष लगाना है आपको, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपको लगा ही देना है आवेदन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहला चीज तो आपको आवेदन लगाना है, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी आवेदन लगाएगा, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लगाएगा, व्यपवर्तन के लिए आवेदन लगा रहा है यहाँ पे। क्षेत्र की भूमि, अब किस भूमि, क्षेत्र की भूमि, किस भूमि को आप व्यपवर्तित करोगे, क्षेत्र की भूमि को। किसकी भूमि को, क्षेत्र की भूमि। अब क्षेत्र की भूमि से क्या है आपका, देखो इसमें जो लिखा है, पहला तो नगरीय क्षेत्र,
नगरीय क्षेत्र की भूमि, नगरीय क्षेत्र की भूमि पहला नगरीय क्षेत्र की भूमि, दूसरा क्या बात कर रहा है 5 मील त्रिज्या के भीतर नगरीय क्षेत्र में, 5 मील याद रखना, ये त्रिज्या के भीतर नगरीय क्षेत्र में। ये वाली चीज यहां से थोड़ा सा याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद नगरीय क्षेत्र की भूमि के बाद, पहला तो नगरीय क्षेत्र हो गया, दूसरा 5 मील की त्रिज्या के भीतर नगरीय क्षेत्र में, और जो तीसरा अपन बात करेंगे, पहला तो हाँ ठीक है, तीसरी क्या बोल रहा है, ग्राम जिसकी 2000 या उससे अधिक जनसंख्या हो, ग्राम जिसकी 2000 या उससे अधिक जनसंख्या है, उसको विवर्तित, ठीक है। और जो आपकी अन्य भूमि है जो स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि निर्दिष्ट करे, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट वृद्धनिष्ठ करे, समझ रहे हो बात को। तो आप क्या समझे यहां से सीधा सीधा ये बोल रहा है भैया क्षेत्र की भूमि सक्षम प्राधिकारी आवेदन, तो भूमि का विवर्तन के लिए आवेदन कौन लगाएगा, भूमि स्वामी लगाएगा, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लगाना है। और क्या करना है, नगरीय क्षेत्र की अगर कोई भूमि है, 5 मील त्रिज्या के भीतर नगरीय क्षेत्र में अगर कोई भूमि है, ग्राम की भूमि की जो जनसंख्या है वो 200 या 2000 या 2 से अधिक की जनसंख्या है, या अन्य भूमि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट प्रदर्शित करे, तो भैया आप विवर्तित कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। आदेश देखो, आदेश 3 माह के भीतर ये आपको क्या लगाना है, आवेदन लगाना है, और आदेश की 3 माह के भीतर अगर असफल रहे तो भैया आपका इसमें देखो क्या लिखा है, ध्यान आदर्श लिखित में 6 माह के पश्चात जारी रहता है। मतलब ये वाली चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, कि आपका 3 माह और 6 माह वाली क्या बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है, सक्षम प्राधिकारी के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 3 माह तक उसके संबंध में, देखो सक्षम प्राधिकारी को जब आवेदन प्राप्त हो गया उसके पश्चात 3 माह के भीतर अनुज्ञा या इंकारी देना है, और अनुज्ञा इंकारी देने में कोई चूक हो जाती है तब ऐसी चूक अपेक्षा 6 माह की काल अवधि तक जारी रहता है, और यह समझा जाएगा कि भैया उसने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है। पहली चीज, बहुत शानदार चीज बोली है, सक्षम प्राधिकारी के लिए आवेदन लगाया तो 3 माह तक क्या रहेगा, वो वैलिड रहेगा। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, क्या किस लिए, या तो वो हाँ कर या ना कर, या तो वो हाँ करे या ना करे, ना मंजूर कर दे। लेकिन अगर भैया वो क्या करते हैं, कोई चूक करते हैं, कोई उपेक्षा कर देते हैं, नेग्लिजेंस कर देते हैं, तो वो कितने महीने तक वैलिड रहेगा, 6 माह तक वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कितने माह तक, 6 माह तक वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन उसके पश्चात भी नहीं है तो भैया अनुज्ञा मानी जाएगी, कि आपको क्या मिल गई है, परमिशन मिल गई है, और वो जो अनुज्ञा मानी ही जा रही है, परमिशन मिली ही जा रही है, तो वो बिना किसी शर्त के दी है, बिना किसी शर्त की। ये आपका सबसे खतरनाक चीज निकल के आ गई है, कि अगर आपने सर अगर आपने उपेक्षा करी, यदि आपने कोई नेग्लिजेंस किया, अगर आपने कोई चूक करी, तो 3 माह तक तो आपका समय था, तो आपको हाँ करना था या तो ना करना था। लेकिन आप उपेक्षा भी करते हो, आप चूक करते हो, तब क्या भैया आपका अनुज्ञा बिना किसी कंडीशन के आपका आवेदन क्या कर दिया जाएगा, ग्रहण माना जाएगा, और आपकी भूमि को विवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, हाँ तो अब हमारा सक्षम प्राधिकारी, देखो अब भैया आप चूक कर रहे हो, बिना किसी अनुज्ञा के क्या होगी, उस पर प्राप्त तो हो गई चीजें, तो सक्षम प्राधिकारी, देखो इसका चौथा और पांचवा क्लॉज आपको पढ़ने लायक है, और शानदार चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है चौथा और पांचवा, परंतु यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए विवर्तित की गई भूमि विवर्तित सूचना के दिनांक से सूक्ष्म लघु उद्योग माध्यम से 3 वर्ष की काल अवधि के और बड़े उद्योग के 5 वर्ष की काल अवधि के लिए स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। और तीसरा वाला बोल रहा है, यदि ऐसी भुक्ति विकास के प्रयोजन से कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है तो उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ऐसी भूमि या उसका कोई निर्धारण कृषि प्रयोजन के हेतु किया जाता है, विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित है तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए विवर्तित करना है, तो भूमि ऐसी
सक्षम प्राधिकारी को दी गई लिखित सूचना ही पर्याप्त होगी और यह कोई अनुमति अपेक्षित नहीं की जाएगी। देखिए बहुत अच्छी चीज इसमें बोली गई है। क्या बोली गई है? पहली चीज तो आपको यहाँ से थोड़ी सी समझने लायक है। क्या लायक है? समझने लायक पहली चीज देखो, चल 10,000 है ना। अब काम करेंगे इस पे। चलो पहली चीज तो आप प्रयोजन याद रखो, ये इतना हो गया। चलिए यहाँ यहाँ कर देते हैं प्रयोजन। किस प्रयोजन के लिए? दो प्रयोजन यहाँ से निकल के आएंगे आपके 3 में और एक आपके 4 में, मतलब प्रोवाइजो में। ठीक है, तो ये भी प्रोवाइजो है, ये भी प्रोवाइजो है। ये बोल रहा है कि अगर आपने कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि करी, कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कर ली, तो आपकी अगर आपका जो अनुज्ञा पत्री होगा, यो आप जो क्या करते हो जानकारी देते हो लिखित में, वही आपकी क्या होगी? पर्याप्त होगी विवर्तन के लिए। अगर लिखित में आप क्या करते हो जानकारी ही दे देते हो, वही आपकी क्या है? पर्याप्त है। वही आपकी क्या है भैया? पर्याप्त होगी। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें निकल के आ गई कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए अगर है, ये तो कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन, लेकिन अगर कोई औद्योगिक प्रयोजन के लिए पर्पज से है, तो इसमें ये बोला छोटे लघु उद्योग के लिए 5 और बड़े उद्योग के लिए 10 साल। छोटे लघु उद्योग के लिए कितने साल भैया? 5 साल है। ठीक है, 3 साल, और छोटे बड़े लघु उद्योग के लिए 5 साल और होगी। इसके अगर अलावा है तो वो शून्य मानी जाएगी। तो ये वाली चीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, याद रखना, छोटे के लिए 3 और बड़े के लिए 5। अब शास्त्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि शास्त्री के बारे में कहाँ कहाँ बोला गया है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि सक्षम प्राधिकारी क्या लगाएगा? आप शास्त्री लगाएगा। और शास्त्री कहाँ लगाएगा? तो सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 आप याद रखना। शास्त्री शास्त्री कौन लगाता है? सक्षम प्राधिकारी लगाता है। ठीक है, एक तो आपके 4 में लगा रहा है और एक आपके 5 में लगा रहा है। 4 में आपको शास्त्री देखने मिलेगी 10,000 रुपये। कितनी मिल रही है? 10,000 रुपये। व्यपवर्तन यदि भूमि स्वामी की अनुज्ञा के बिना किया गया है, अगर व्यपवर्तन किसकी? भूमि स्वामी की अनुज्ञा के बिना किया गया है या अन्य व्यक्ति द्वारा व्यपवर्तन भूमि स्वामी की सहमति से या उसके बिना किया गया है, तो ये शास्त्री है। ठीक है, अन्य प्रयोजन के लिए कृषि प्रयोजन में भूमि का उपयोग व्यपवर्तन आवश्यक नहीं है उसमें। ठीक है, ये वाली चीज तो पहले से अपन देख चुके हैं। ठीक है, और शास्त्री शर्त का अगर उल्लंघन व्यपवर्तन कर देता है तो 10,000 रुपये शास्त्री है और 100 रुपये प्रतिदिन आदेश की संरचना से हटा सकता है या लगा सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान देना है। शास्त्री तो कितनी है? सीधी सीधी 10,000 रुपये याद रखना है। व्यपवर्तन या तो कैसा होता है? व्यपवर्तन शास्त्री 10,000 है। व्यपवर्तन भूमि स्वामी की सहमति, कि अगर बिना है, भूमि स्वामी की अनुज्ञा के बिना किया गया है, यहाँ सहमति भी लिख लो, और यहाँ पे अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, चाहे भूमि स्वामी की सहमति है या ना हो। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। 5 वाला क्या बोलता है? 5 वाला भी आप पे 10,000 रुपये ही लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 10,000 रुपये। लेकिन ये कब लगा रहा है? जब शर्त का उल्लंघन करते हैं। जैसे व्यपवर्तन के लिए शर्त लगाई, कोई सी शर्त लगाई व्यपवर्तन के लिए कोई शर्त, और आप क्या करते हो? उल्लंघन करते हो। तो अब 10,000 रुपये तो लग ही रहा है, और साथ में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 100 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा है क्या? हाँ, 100 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, अब ये वाला आदेश से हटा भी सकता है, ये 100 रुपये वाला ये आदेश दे के हटा भी सकता है और आपसे 100 रुपये भरवा भी सकता है भैया। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझना है। ठीक है, मतलब आपको तो सीधी सी सक्षम प्राधिकारी 10,000 रुपये याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज अगर याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत की बात नहीं। शर्त के उल्लंघन पे 100 रुपये प्रतिदिन याद रखना है, मतलब 10,000 रुपये आपको सीधा सीधा व्यपवर्तन पे याद रखना ही है। ठीक है, और व्यपवर्तन कहाँ है आपका? भूमि का व्यपवर्तन 172। ठीक है, चलिए ओके। चलिए तो अब हमारा तहसीलदार का पूरा पोर्शन चालू करें। कैसा? तहसीलदार का।
अब जहां जहां तहसीलदार, जहां जहां क्या, अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें तहसीलदार ही तहसीलदार देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सक्षम प्राधिकारी देखने मिल गया, यहाँ पे ना एसडीओ लगाना ना कोई लगाना, सक्षम प्राधिकारी मतलब सक्षम प्राधिकारी लगाना। ठीक है, चलिए अब हम तहसीलदार डाल देते हैं सबसे पहले ऊपर। तहसीलदार, देखो अब सबसे पहले सेक्शन के नाम, तहसीलदार हो गया। सबसे पहले देखो सेक्शन कौन सा है, 173, और 173 तो आप 84 के साथ पढ़ ही चुके हो ना, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है 173 84 के साथ। क्या त्यजन के बारे में पढ़ा है ना, त्यजन के बारे में 84 याद आ रहा है। देखिए त्यजन के बारे में मैंने बताया था कि भैया त्यजन होता है, लोन वाली भूमि का त्यजन तो हो नहीं सकता। ठीक है, आवेदन तहसीलदार के पास करते हैं। कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिन के पूर्व क्या किया जाता है, आवेदन किया जाता है। सरकार के पक्ष में जाता है ये त्यजन पूरा, और प्रभाव क्या होगा, आगामी कृषि वर्ष से वह भूमि स्वामी नहीं रहेगा। तो ये वाली चीज हमने क्या पढ़ी थी, त्यजन के संबंध में पढ़ी थी, त्यजन, भूमि का त्यजन के बारे में। ठीक है, और जो अधिकार के बारे में, मतलब और ये किसके बारे में बात करता है कि माफी के बारे में, कि अगर भूमि अधिकारों में माफी के बारे में बात करता है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है। चलो, तहसीलदारम भुजगशयनम, ठीक है, त्यजन, तो त्यजन के लिए वो बोल रहा है आपका 173। तो 173 में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आवेदन तहसीलदार के लगाना है। कब लगाना है, 30 दिन के पूर्व लगा देता हूँ। 30 दिन, कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिन के पूर्व, कृषि वर्ष प्रारंभ के 30 डे, 30 दिन के पूर्व लगाना है। ये वाली चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है, 30 दिन के पूर्व लगाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लगानी है आपको, तहसीलदार को लगाना है। तीसरी चीज़, जो त्यजन होगा वो किसके पक्ष में होगा, सरकार के पक्ष में होगा, और आगामी से सरकार के क्या होगा, पक्ष में होगा, और आगामी से वो क्या नहीं रहेगा, आगामी कृषि वर्ष से वो भूमि स्वामी नहीं रहेगा, भूमि स्वामी नहीं रहेगा भैया। आगामी कृषि वर्ष से वो भूमि स्वामी तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे समझदारी का काम है, समझदारी का नाम है, और समझदारी की पहचान है। ठीक है, चलिए, तो 173 तो आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ आपका 84 पढ़ाया था, जो कि अधिकारियों के तर्जन के बारे में, भूमि स्वामी को माफी के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। ठीक है, 176 खाते का परित्याग, बहुत ही शानदार। 6 खाते का परित्याग, खाते का परित्याग। ठीक है, 177 निपटारा, ये सब में तहसीलदार अथॉरिटी है, सब में अथॉरिटी क्यों ने, तहसीलदार। खाते के परित्याग के लिए आवेदन तहसीलदार को लगाए, निपटारा कौन करेगा, तहसीलदार करेगा। 178 विभाजन, विभाजन, ठीक है, कौन करेगा, तहसीलदार। कैसे, कौन आवेदन लगाता है, सह स्वामी, सह स्वामी द्वारा आवेदन लगता है कि भैया हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम 2 लोग रह रहे हैं, हमारा विभाजन कर दीजिए, तो तहसीलदार के लिए आवेदन लगाया जाता है। 178 178 ए विभाजन, भूमि स्वामी के जीवन काल में। 178 ए विभाजन, जो भूमि स्वामी है उसके जीवन काल में। हाँ तो भैया याद हुआ, 173 में क्या है, त्यजन, 174 में क्या है, खाते का, 176 में क्या है, खाते का परित्याग, 177 क्या है, निपटान, 178 में क्या है, विभाजन। 178 ए में विभाजन तो है, लेकिन भूमि स्वामी के जीवन काल में है ना। देखो एक बार देख लो, ठीक है, चलिए स्टार्ट। 170 क्या छूट रहा है इसमें से, सब हो गया। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसमें से उठाएंगे। तो पहले हम उठा रहे हैं खातों का सृजन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में, फिर खाते का परित्याग 176,
177 निपटारा है, 178 विभाजन है और विभाजन जीवन काल। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या मिस मैच हो जाता है अपना, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, मेरा भी हो जाता है। चलिए, सेक्शन 173 किसके बारे में बात करता है? व्यपवर्तित भूमि के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए 173 त्यजन, किसके बारे में बात कर रहा है? त्यजन, त्यजन, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब त्यजन के लिए आवेदन, वापस से वही चार्ट बना रहा हूं मैं, आवेदन भैया लगाना ही। ठीक है, तो आवेदन किसको लगता है? तहसीलदारम, तहसीलदार को, तहसीलदार। दूसरी चीज, भूमि प्रयोजन के प्रारंभ, भूमि मतलब कृषि प्रयोजन के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर, ये तो आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, और आपको क्या देनी पड़ेगी? इधर एक ही चीज छूट रही थी, लिखित सूचना। किसको देनी है? तहसीलदार को, ये लिखित सूचना देनी है। पहली चीज आपको यहाँ से थोड़ी सी याद रखनी है। ये त्यजन किसके पक्ष में होता है? सीधा सीधा भूमि आप त्यजन करोगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। शर्त क्या होनी चाहिए अगर आप किसी भी भूमि का ट्रांजेक्शन त्यजन करते हो? तो एक शर्त है, भूमि किसी विलंबन मुक्त होनी चाहिए, भार मुक्त संपत्ति होनी चाहिए, भार मुक्त संपत्ति होनी चाहिए। भार मुक्त संपत्ति होनी चाहिए भैया। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? भार मुक्त संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, प्रभाव क्या है? आगामी कृषि वर्ष से भूमि स्वामी नहीं रह जाएगा। आगामी कृषि वर्ष से भूमि स्वामी नहीं रह जाएगा। भैया हिंदी में है, इंग्लिश में बहुत मिल जाएगा, हिंदी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हिंदी। ठीक है, चलिए, ये वाली चीज यहाँ पे हमने देखी है, बहुत अच्छे से देखी। 176 पे आ जाओ, खाते का परित्याग। खाते का परित्याग, सेक्शन 176 खाते के परित्याग के बारे में बात करता है। खाते के परित्याग के बारे में बात करता है। क्या बात करता है खाते के परित्याग के बारे में? देखो, हाँ, इसमें एक चीज और समझियो, व्यववर्तित भूमि के बारे में एक चीज बोली गई कि व्यववर्तित भूमि एसडीओ क्या करता है? एसडीओ को लिखित सूचना देनी है। मतलब उसमें एक चीज याद रख लेना, इसमें 173 के उसमें, कि अगर उसमें भूमि बोला है ना, तो अगर कोई व्यपवर्तित भूमि का त्यजन करना है, कोई व्यपवर्तित व्यपवर्तित भूमि का क्या करना है? त्यजन करना है। व्यपवर्तित भूमि का क्या करना है? त्यजन करना है, तो लिखित सूचना किसको देनी पड़ेगी? फिर थोड़ी सी ये चीज अगर याद रख ली, तो थोड़ा सा अगर पेपर घूमा और यहाँ से बना, तो फिर यही बनेगा। जनरल तो सबको पता हो। ठीक है, तो व्यपवर्तित भूमि का त्यजन लिखित सूचना आपको देनी है, फिर एसडीओ। ठीक है, ये वाली नॉर्मल भूमि के बारे में तो कृषि प्रयोजन से। ठीक है, खाते का परित्याग देखो 176। ठीक है, तो हम कोशिश तो देखो 1 से 80 तक तो हमारा ये चैप्टर चलेगा, बस इतना ही कवर करना है। फिर हम कल हमारा 205 से हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो 205 से हमारा कहाँ तक चलेगा? कल मतलब लगभग लगभग आपको ख़त्म हो ही जाएगा, अगर कल मैंने अगर आपकी क्लास ले ली तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेक्शन के नाम ही वहाँ पे थोड़े से इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपका ये वाला खत्म ही होने वाला है। ठीक है, 176 क्या बोला? खाते के परित्याग के बारे में।
तो ये भैया खाते के परित्याग के लिए, खाते का परित्याग 2 वर्ष तक खेती अगर ना करे तो खाते का परित्याग हो जाएगा। 2 वर्ष तक अगर खेती ना करा, क्या खेती भैया, खेती किसानी वाले लोग हो, 2 साल तक नहीं कर रहा तो खाते का परित्याग ही हो गया, ऐसा समझेंगे कि खाते का आपने छोड़ दिया भैया, आपने भूमि को खेती करना, ठीक है। और भू राजस्व को भुगतान नहीं किया, भू राजस्व को क्या नहीं किया भैया, भुगतान नहीं किया, ये वाली चीज भी याद रखनी है। भू राजस्व को भुगतान नहीं किया, बताओ 2 साल तक, 2 साल के भीतर खाते को छोड़ दिया, यही है बात, वही है दावा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने वाली चीजें समझ में आ रही हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर आप 3 वर्ष के भीतर दावा करते हो और वो मंजूर हो गया तो तहसीलदार द्वारा वापस होगा, और अगर मंजूर नहीं हुआ तो पर व्यक्ति को घोषित कर देता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है, ठीक है। और एक बार में जब भी तहसीलदार क्या करता है, देता है लीज पे, तो वो एक बार में, एक कृषि वर्ष के लिए एक बार में देता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने याद बात है कि खेती का पट्टा, तहसीलदार की शक्ति होती है खेती पर पट्टा देने की, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया था लेकिन ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं लिखना है, यहाँ से पूरा अपन को प्री निकालना है। पहली चीज तो खाते का परित्याग 2 वर्ष तक आपने खेती नहीं करी, भू राजस्व को भुगतान नहीं किया। अगर व्यक्ति क्या करता है, दावा करता है, परित्याग कर दी खेती की, कुछ रीजन बता दिया, तो भैया 3 साल के भीतर, कितने साल के भीतर दावा करना है आपको, पहली चीज ऐसा लिख देता हूँ, 3 साल के भीतर क्या करना है, दावा करना है। और 3 साल के भीतर यदि आप करते हो, दावा करते हो 3 साल के भीतर भैया दावा कर रहे हो, वाह, तो फिर 2 चीजें समझ में आएगी, एक तो आप मंजूर होगा या तो एक नामंजूर होगा, और ये जो पावर होगी ये तहसीलदार की होगी, किसकी होगी भैया, तहसीलदार की होगी, ठीक है। मंजूर और नामंजूर की शक्ति तहसीलदार क्या कर सकता है, भूमि को वापस दिलवा सकता है। ये वाली चीज यहां से थोड़ी सी समझने वाली। और अगर नहीं नामंजूर किया तो सीधा जाएगा लीज पे, और लीज पे देने की शक्ति है एक बार में, किसके पास है ये, कृषि वर्ष के लिए तहसीलदार के पास। और पर व्यक्ति को विवर्तित कर देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट, कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा ना उसको, ठीक है। पर व्यक्तियों को मंजूर नहीं किया तो मतलब सीधी सीधी बात, स्टेट गवर्नमेंट घोषित हो जाएगी पर व्यक्ति, मतलब ये क्या, अब क्या है ये पर व्यक्ति, पर व्यक्ति मतलब कौन हो गया यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट घोषित, पर व्यक्ति किसको घोषित किया, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। बस इतना चीज याद रखना, बस ये अगर याद ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। वापस दिलाने की शक्ति, मंजूर करेगा नामंजूर करेगा, 3 साल के भीतर दावा लगाना है, 2 साल के भीतर दिया नहीं है, भू राजस्व नहीं दिया, ये वाली टर्म एंड कंडीशन आप याद रखना। चलिए 177 में आप आ जाइए, खाते का निपटारा किसके बारे में बात कर रहा है, खाते के निपटारे के बारे में बात कर रहा है कि खाते का निपटारा, तो खाते का निपटारा है ना। चलो पहले खाते का निपटारा देखें, तो इसकी लैंग्वेज क्या है, और ठीक है। खाते का निपटारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए अगर कोई निर्धारण किया गया है और निवास प्रयोजन के लिए धारण करता है किंतु ज्ञात वारिसों के बिना मर जाए तो तहसीलदार भूमि का कब्जा ले लेगा और एक बार में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए पट्टा दे सकता है। एक बार में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए क्या दे सकता है, पट्टा दे सकता है। देखो खाते का निपटारा 177, आ जाइए समझते हैं इस कहानी को। सबसे पहले ज्ञात वारिस के बिना भूमि स्वामी अगर मर जाता है, ज्ञात वारिस के बिना क्या हुआ, भूमि स्वामी मर जाता है, वाह यार, है ना।
अगर भैया भूमि स्वामी मर गए ज्ञात बारिश के बिना, तब भैया निपटारा कौन, तहसीलदार ही करेगा। तो इसमें किसकी शक्ति बताई है, तहसीलदार की शक्ति। किसकी शक्ति है भैया, तहसीलदार की शक्ति है। क्या शक्ति है भैया, या तो वो क्या करेगा, इस पे कब्जा ले लेगा, कब्जा लेगा और 1 वर्ष की काल अवधि के लिए पट्टे पर दे देगा कृषि प्रयोजन के लिए। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए क्या हो जाएगा, वो लीज दे देगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको दावा वही वाली चीज 3 वर्ष के भीतर करना है, तहसीलदार के पास करना है, तहसीलदार फिर निपटारा कर देगा। ठीक है, आवेदन को नामंजूर मंजूर भी कर सकता है, कौन कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है। और इसमें एक खास बात बहुत जानने लायक मिल रही है कि आपको सिविल सूट दायर करने का टाइम दिया है, वो भी 1 वर्ष के भीतर, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। अब पावर या तो ये भैया 1 वर्ष की काल अवधि के लिए एक बार में, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या जानने वाली बात है कि भैया सिविल सूट भी ला सकते हो, सिविल वाद, वो भी कितने वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। और इसमें 1 वर्ष तो आपको याद ही है, लेकिन आप आवेदन कब तक कर सकते हो, ये मतलब दावा कब तक कर सकते हो, दावा आप करोगे 3 साल के भीतर भीतर। कितने साल के भीतर भीतर, 3 साल के भीतर तो आप दावा करोगे। दावा को वो मंजूर कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, और मंजूर करा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया, आपको क्या हो जाएगा, वो भूमि का निपटारा आपका हो जाएगा। और ये दोनों पावर किसकी होती हैं, तहसीलदार की। तो यहाँ पे तहसीलदार तहसीलदार चल रहा है, एसडीओ नाम का कोई शब्द नहीं है, तो याद रखना। ठीक है, 172 से। चलिए, कोई डाउट देख लो। 178 आ जाइए। 178 देखो क्या होता है। 178 क्या बोल रहा है, खाते का विभाजन। बहुत आराम से चल रहे हैं, अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। खाते का विभाजन, खाते का विभाजन। देखो खाते का विभाजन, सहभूमि स्वामी आवेदन तहसीलदार, मतलब सहभूमि स्वामी कौन अप्लाई करता है भैया, खाते के विभाजन के लिए अप्लाई कौन करेगा, सहभूमि स्वामी। सहभूमि स्वामी खाते के विभाजन के लिए अप्लाई कौन करेगा, सहभूमि स्वामी। आवेदन किसके पास करेगा, एप्लीकेशन तहसीलदार, तहसीलदार के पास। उसके बाद कार्यवाही पर रोक, कार्यवाही पर रोक के बारे में बात कर रहा है कि एक स्वामी के बीच में, जब एक स्वामी का दूसरा सहस्वामी जो है उनके बीच में अगर कोई विवाद है, ठीक है, किसी भी भूस्वामी के बीच में अगर कोई क्या है विवाद है, तो क्या करेगा, कार्यवाही का रोक लगा देगा और 3 माह तक रोक सकता है। उद्देश्य क्या है, कोई भी पक्षकार सिविल वाद दायर कर ले तो कार्यवाही पर रोक तो चली चीज विवाद की कंडीशन में लग सकती है, किसके, भूमि स्वामी के। और दूसरा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य सिविल सूट लगा दे, सिविल सूट फायर कर दे और 3 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक, 3 माह तक रोक सकता है। ये वाली चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, 3 माह याद रखना, रोक सकने की पावर 3 माह। ठीक है, ये वाली चीज भी यहाँ पे थोड़ी सी समझदार है। इसके बाद आपका खाते का विभाजन, अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार कार्रवाई होगी। मतलब आपका जो 108 अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार क्या होगी, कार्यवाही। अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार क्या होगी भैया, कार्यवाही होगी।
अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार क्या होगी, कार्यवाही होगी। देखो लिखा है ना यही। अब तहसीलदार क्या करेगा फिर भैया, अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के हिसाब से कार्रवाई होगी तो तहसीलदार विभाजन करेगा, सिविल वाद दायर नहीं होने देगा और 3 माह के पश्चात सिविल वाद आप दायर कर सकते हो। ठीक है, ये तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है। 178 178A क्या बात करता है 178A? देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 178A देखो क्या बात कर रहा है, भूमि का विभाजन। भूमि का विभाजन वो भी किसके जीवन काल में, भूमि स्वामी के जीवन काल में। ठीक है, आवेदन किसको करना है, आवेदन आपके तहसीलदार को। ये तो आपको रट ही गया होगा यहाँ पे, है ना। आवेदन तहसीलदार को करना है, भूमि स्वामी के जीवन काल में करना है, ये तो लिख ही चुके हैं। ठीक है, अपने वारिस के लिए, अपने वारिस के लिए। ठीक है, तहसीलदार क्या करेगा, उस पर पावर देखो तहसीलदार की, सुनवाई करेगा। क्या करता है, सुनवाई उपरांत क्या करेगा, विभाजन करेगा और निर्धारण करेगा अपने अनुसार, निर्धारण कर देगा सुनवाई के पश्चात। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से याद रखनी है। 179 अकेला सेक्शन याद रख लेना, इसमें बोला गया है 179 में खाते पर वृक्षों का अधिकार किसके होगा, खाते के वृक्षों पर अधिकार, खाते के वृक्षों पर अधिकार, वृक्षों पर अधिकार मतलब अगर खाते पर वृक्षों का अधिकार किसका होगा, भूमि स्वामी का होगा। किसका होगा, भूमि स्वामी का होगा। अब जब वृक्ष आए गए हैं तो वृक्ष से संबंधित आपके जो आगे हमें पढ़ना है, जैसे पेड़ काटने से मना बोला है 140, जब आप 240 आप पढ़ने जाओगे तो पेड़ काटने से मना, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है। और यही बोलता है कि अगर आप क्या करते हो, चुरा लेते हो पेड़ को, 141 में अगर चुराने के बारे में बात हो, थेफ्ट के बारे में बात हुई है तो आप पे 25,000 रुपये शास्ति लगेगी। कितनी शास्ति लगा रहा है, 25,000 रुपये। और वो कौन लगाता है, एसडीओ लगाता है। ठीक है, तो ये पेड़ काटने वाली चीजें आप यहाँ से थोड़ा सा वृक्ष 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 याद रखना। ठीक है, लास्ट बचा है 180, और 180 में वृक्षों का अंतरण पे निर्बंधन है, इसी के साथ पढ़ लो 180। और 180 में है वृक्षों के अंतरण पर निर्बंधन। कैसा निर्बंधन, कि अगर कोई वृक्ष की उपज है भूमि सहित, या तो उसको अंतरण होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भूमि ट्रांसफर कर दो लेकिन पेड़ हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, है ना। तो उस संबंध में क्या है, अंतरण पर निर्बंधन, कुर्की कर सकता है विक्रय बिक्री के निष्पादन में। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे बस इतना याद रखना कि जाएगा तो वृक्ष भूमि के साथ जाएगा, नहीं तो उस पर वृक्षों पर निर्बंधन। ठीक है, अब हमारा पटेल पे आ चुके हैं 181। 2H में हमने वहाँ पे पढ़ा है सरकारी पट्टेदार, सॉरी पटेल बोल दिया। अब हम 181 पे आ रहे हैं, सरकारी पट्टेदार, है ना। सरकारी पट्टेदार आपको 2H में हमने बताया था, और यहाँ पे 181 वहाँ पे हमने लिंक भी किया था, है ना। राज्य सरकार से जो भूमि धारण करता है व्यक्ति, वो सरकारी पट्टेदार कहलाता है। ठीक है, भूमि में दखल लेने का उसका अधिकार होता है। किसको अधिकार होता है, पट्टेदार की भूमि में दखल देने का अधिकार आपके कलेक्टर को और स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है। चलो एक 181 और क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सरकारी पट्टेदार वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा। पट्टेदार, पट्टे, ठीक है। 2H में इसकी परिभाषा मिली थी, 181 में ये दिया गया है। और ये दखल देने की स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है और कलेक्टर की होती है। ठीक है, ये भी एज अ भूमि स्वामी होते हैं।
ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारण करता है तो वो पट्टेदार कहलाता है। ठीक है, चलिए तो कल हम 205 से देखेंगे। ठीक है, चकबंदी, खाते की चकबंदी, और खाते की चकबंदी से 206, 207, 208, 206, 207 पूरा लिंक है, एक तरीके से डायग्राम बना देंगे तो वहाँ से करेंगे जो है, फिर पटेल, फिर उसके बाद कोटवार भी देख लेंगे। 222 में पटेल है आपका, 230 में आपका कोटवार है। ठीक है, ग्राम सभा आपका 232 में है ना। उसके बाद निस्तार पत्रक 234 में आपका है, 235 में निस्तार पत्रक के और जो भी उपबंध है, दखल रहित भूमि हो गई। मतलब कल मेन प्रोविजन जो मेन कोर एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से आज क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, आप एक बार याद करना, अगर सॉल्यूशन है तो आपको मिलेगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं। ठीक है।